सुप्रभात बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 क्षितिज गद्य खंड पाठ 6 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंड। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द्विवेदी जी के परिचय के बारे में हम जानना चाहते हैं। एक संक्षिप्त परिचय द्विवेदी जी के। हम ये कह सकते हैं कि हिंदी युग के एक निर्माता, भाषा की संस्कारकर्ता, हिंदी भाषा के को परिष्कृत और परिमार्जित करने का श्रेय द्विवेदी जी को जाता है। और ऐसे व्यक्तित्व का जन्म सन 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ। आर्थिक स्थिति के ठीक न होने के कारण स्कूली शिक्षा नहीं हो पाई। आपने स्वाध्याय के माध्यम से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं का बड़ी सूक्ष्मता से, गहनता से अध्ययन किया। और इसके बाद आप रेलवे के तार विभाग में नौकरी करते और बाद में नौकरी छोड़ करके हिंदी साहित्य की सेवा में जुट गए और सरस्वती पत्रिका का भी 1903 में आपने संपादन का कार्य संभाला और वहीं से हिंदी साहित्य को परिष्कृत और परिमार्जित करने का एक नए आयाम में ढालने का जो सिलसिला आपका शुरू हुआ वो लगभग 2 दशक तक चला। और हिंदी को आपने एक भाषा से उठाकर, एक क्षेत्रीय भाषा से उठा करके और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त भाषा के रूप में, एक व्याकरण के रूप में, एक भाषा के रूप में, एक साहित्य के रूप में हिंदी को स्थापित किया। इसके लिए आपको सदा हिंदी साहित्य याद करता रहता है। और आपका परलोकवास सन 1938 ईस्वी में हो गया। आपने हिंदी साहित्य को 100 से ज्यादा रचनाओं के माध्यम से समृद्ध किया, जिसमें निबंध है, संपत्ति शास्त्र, हिंदी नवरत्न, अद्भुत आलाप, विचारपरक रचनाओं के माध्यम से आपने आलोचना जगत को भी, हिंदी साहित्य की आलोचना जगत को भी आपने समृद्ध किया और एक नई परंपरा का सूत्रपात भी किया। आपने हिंदी साहित्य की लगभग विधाओं में अपनी रचना के माध्यम से हिंदी संस्कृत को, हिंदी साहित्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया। आपने समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, कायरता, अज्ञानता, घूसखोरी, बुराइयों पर बड़ी ही सूक्ष्मता से चोट किया है। और छुआछूत जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, देश प्रेम जैसे विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। आपकी शैली सहज सरलता के साथ साथ भाषा की और व्याकरण की गंभीरता से अलंकृत रही है। और आपको अगर कहा जाए कि आप हिंदी भाषा के एक शिल्पकार थे, शिल्पी थे, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा। आपकी रचना में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किया। भारत में
हमेशा से यह देखा गया है कि ये पुरुष प्रधान देश रहा है। किंतु ये कब से पुरुष प्रधान देश रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। यदि हम भारत की सांस्कृतिक विरासत की तरफ जाते हैं, वैदिक काल की तरफ जाते हैं, तो हाँ, हमें इस प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश रहा है। स्त्रियों की स्थिति भारत में पुरुषों जैसी नहीं रही, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। किंतु ये भारत में स्थिति आई क्यों और कब से, इसका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि भारत में इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की सोच स्त्रियों के बारे में प्रारंभ से ही थी। तो उसी के संदर्भ में लेखक जो है ये खंडन करता है कि ऐसा नहीं है। लेखक इस लेख के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढ़ियों, परंपराओं का विरोध किया है और स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानता या देख पहली बार सितंबर 1914 के सरस्वती में पढ़े लेखों का पांडित्य नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में महिला बोध नामक पुस्तक में दिया गया। फिर द्विवेदी जी ने इसका शीर्षक बदल करके स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करके संपादित किया, प्रकाशित किया और इस लेख के माध्यम से द्विवेदी जी ने सड़ी गली परंपराओं को ज्यों का त्यों स्वीकार न करने का निर्णय लिया है। और अगर आप किसी भी परंपरा को अपना रहे हैं तो अपने तर्कों की कसौटी में कसिए, आधुनिकता के जामे में उसे जोड़िए और तब उसे अपनाइए। और वे कहते हैं कि आज वर्तमान समय में जो लड़कियां हैं वो बालकों से बहुत आगे निकल गई हैं, हर क्षेत्र में निकल गई है, जिसको हम भारत का नवजागरण काल में स्त्री शिक्षा के विकास के साथ साथ जनतांत्रिक और वैज्ञानिक चेतना के महत्व संपूर्ण विकास के लिए एक अलग जगह है। तो इस प्रकार से स्त्री शिक्षा के संदर्भ में लेखक क्या कहना चाहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि स्त्री को शिक्षा देने के संदर्भ में उनका मत है कि अगर स्त्रियों को शिक्षा दी जाती है तो इससे अवनति होगी समाज में, विसंगतियां पैदा होगी समाज में, अनर्थ हो जाएगा समाज में। और वह अपने इस तर्क के प्रमाण में देते हैं कि हमारे प्राचीन समय से ही स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी गई है। अगर थोड़ी सी भी स्त्रियों ने अगर शिक्षा प्राप्त कर ली है तो उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है, समाज को विघटित किया है, समाज में विसंगति पैदा हुई है, लिहाजा स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाए, उनको पढ़ने लिखने से अलग रखा जाए। और भी उदाहरण वे लोग देते हैं कि शकुंतला ने थोड़ा सा पढ़ा था, केवल और उस थोड़े से पढ़े लिखे के कारण दुष्यंत के साथ जो व्यवहार किया वो उनके थोड़े से पढ़े लिखे का कारण था। अर्थात स्त्रियों को अनपढ़ गंवारों की भी भाषा सीखना अवनत की ओर धकेल देता है सामाजिक व्यवस्था को। ये उन कुतर्कवादियों का कहना है। स्त्रियां अगर थोड़ा सा भी अगर पढ़ लेती हैं, अनपढ़ गंवारों की भी भाषा अगर वो पढ़ लेती हैं, तो उससे घर, परिवार और समाज में अवनति आ जाती है। इसलिए स्त्रियों को पढ़ना नहीं चाहिए। अब इसके संदर्भ में
लेखक कहता है कि अगर प्राचीन संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों से प्राकृत भाषा बुलवाया गया है और प्राकृत भाषा में संवाद करवाया गया है, तो ये अनपढ़ गंवार होने का प्रमाण नहीं है। इसको अनपढ़ गंवार की भाषा सब नहीं समझा जा सकता है। कहीं कहीं तो ऐसे भी है कि भवभूत, कालिदास जैसे महान नाटककारों ने जानवरों से भी संस्कृत भाषा का उच्चारण करवाया है, बोलवाया है। तो क्या हम इसको समझें कि वो जानवर जो है संस्कृत भाषा का जानकार था? ऐसा नहीं। संस्कृत भाषा उस समय आम बोलचाल की भाषा थी। तो इस प्रकार से प्राकृत जो भाषा थी उस समय आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। जैनों और बौद्धों के बहुत सारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इस आधार पर यह कहना कि प्राकृत अनपढ़ गंवार की भाषा थी, यह ठीक नहीं है। भगवान शाक्य ने भी मध्यपाली महाराष्ट्र की भाषा में अपने व्याख्यानों को दिया है। तो इस प्रकार से उसी तरह प्राचीन समय में लोग प्राकृत भाषा लिख पढ़ करके भी शिक्षित हुआ करते थे। देखिए, भाषा जो है वो विचारों का माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। ये जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार आज हम संपूर्ण भारत की ही बात ले लें तो कम से कम नहीं तो 50 भाषाएं ऐसे हैं कि जो बोली जाती हैं। हम हिंदी को जानते हैं, लेकिन अगर हम दक्षिण भारत में चले जाएं तो वहां तमिल है, तेलुगु है, मराठी। अगर हम वहां चले जाते हैं तो क्या मुझे अनपढ़ माना जाएगा? या हिंदी भाषी क्षेत्र में तमिल मराठी वाला बंदा आ जाता है तो क्या उसे अनपढ़ माना जाएगा या उसे विद्वान माना जाएगा, हमें मूर्ख माना जाएगा? यही बात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी कहते हैं कि कोई एक ही भाषा को जान लेने वाला विद्वान और किसी एक भाषा को, उस भाषा को ना जानने वाला मूर्ख नहीं कहा जा सकता है। अगर शकुंतला प्राकृत भाषा का प्रयोग शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में करती हैं तो इसके आधार पर उनको गंवार नहीं कहा जा सकता। अब रही बात, नाट्य शास्त्र के नियम बनाए गए थे उस समय, जिसमें संस्कृत भाषा बोलने और सुनने वालों की संख्या नगण्य थी। इसलिए आचार्यों ने सामान्य व्यक्तियों में स्त्रियों को प्राकृत भाषा बोलने और सीखने के लिए प्रेरित किया। हमेशा डायरेक्टर, हमेशा लेखक, हमेशा रचनाकार इस बात पर ध्यान देता है कि जनमानस कौन सी ऐसी भाषा है कि जिसको अधिक से अधिक लाइक करता है, पसंद करता है, उसी भाषा का वो प्रयोग करता है जो आम बोलचाल की भाषा होती है। तो यहां एक तर्क लेखक यह भी देता है कि अगर ऐसा हुआ है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, तो वो आम बोलचाल की भाषा बन चुकी थी, लिहाजा उसी में उसने अपने पात्र को बोलने के लिए प्रेरित किया। प्राचीन समय में स्कूल महाविद्यालय नहीं थे और इसी सेवाएं नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई। स्त्रियों के संदर्भ में ये बात सच है कि कोई नियमित स्कूल महाविद्यालय नहीं थे, वह इसलिए नियमित शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई और गुरुकुल आश्रम में जाकर के बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करना ये थोड़ा सा असंभव सा। लेकिन किंतु अगर हम अपने और भी अतीत की तरफ देखें कि अगर ईश्वर ने वेदों की रचना की है तो उस वेद मंत्रों को स्त्रियों से ही पढ़वाया है और उस वेद मंत्रों की जो ऋचाएं हैं वो स्त्रियों के ही नाम पर है। अगर इस बात पर विश्वास नहीं होता है तो हर क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति प्राप्त है, उन्हें पढ़ने लिखने की भी अनुमति हो। प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों की पत्नियां और बेटियां तर्क करने और व्याख्यान देने देने बड़े बड़े पंडितों को पराजित करने अलोपा, मुद्रा
जैसे विदुषी नारियां अपने तर्कों के माध्यम से बड़े बड़े पंडितों के छक्के छुड़ा देती थी, यह किसका प्रमाण है? स्त्रियों के शिक्षित न होने का या स्त्रियों के शिक्षित होने का? अगर ऐसा था हमारे भारतीय प्राचीन समाज में, तो फिर स्त्रियां ये कैसे पढ़ गई? और इन्होंने तो कहीं ऐसा अनर्थ नहीं किया। क्या अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना, अपने तर्क को रखना, अपनी बात को रखना, ये अनर्थ का द्योतक है? पुरुष अपनी पढ़ाई का सदुपयोग स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करने के लिए कर सकता है। क्या ऐसी छूट है? क्या यह शिक्षा पुरुषों के लिए अमृत और स्त्रियों के लिए विष के समान है? मेरी समझ से इस प्रकार का तर्क देने वाले वो स्त्रियों को अनपढ़ रख करके भारत की व्यवस्था में, भारत के समृद्ध समाज में, शिक्षित समाज में वो एक बाधा के रूप में ही है, जो भारत को अशिक्षित ही रहना देखना चाहते हैं। अर्थात स्त्री पुरुष के जीवन और पुरुष के जीवन में स्त्री का जीवन दोनों एक दूसरे के पूरक है, और दोनों जब तक नहीं शिक्षित होंगे तब तक उस जीवन का आधार जो है वह हमेशा अपूर्ण रहेगा, वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो इस संदर्भ में लेखक अपना विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज समय परिवर्तित हो चुका है। मैं माना कि प्राचीन समय में स्त्रियां नहीं पढ़ी लिखी थी, तो चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन आज तो समय परिवर्तित हो चुका है, इसलिए उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। इस पर हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमारे समाज को विशेष ध्यान रखना चाहिए। रुक्मिणी ने जिस भाषा में श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था, क्या इससे अनपढ़ और गंवार होने का सबूत मिलता है? सनातन धर्म को मानने वाले लोग क्या नाटकों की तुलना भागवत कथा से कर सकते हैं? और इस आधार पर स्त्रियों को अनपढ़ और अब उन पर अविश्वास कर सकते हैं? अगर भगवान को कल्पना मानेंगे तो नाटकों का तो ही अस्तित्व खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति में लेखक और कहता है कि यदि स्त्रियां पढ़ करके अनर्थ कर सकती हैं, तो स्त्रियों पर पुरुषों का अत्याचार को भी अशिक्षा ही का परिणाम देना चाहिए। जो स्त्रियों के ऊपर पुरुष अत्याचार करता है, अगर कुछ पढ़ लिख करके स्त्रियां पुरुषों पर अत्याचार करती हैं, चलो ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन पुरुष पढ़ लिख करके जब स्त्रियों पर अत्याचार करता है तो इसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो मेरी समझ से समाज से इस व्यवस्था के आधार पर, इस तर्क के आधार पर समाज से जितने भी स्कूल, विद्यालय और शिक्षा के संस्थान हैं, इन सभी को बंद कर देने चाहिए। शकुंतला द्वारा दुष्यंत को फटकारना स्वाभाविक था। पत्नी पर अत्याचार करके उससे अनुकूल आचरण की कामना करना यह सर्वथा अन्याय है। गांधर्व विवाह करके दुष्यंत जो है शकुंतला को भूल जाते हैं, क्या यह गलत नहीं था? और पुनः दुष्यंत के शकुंतला के मिलन के समय अगर शकुंतला दुष्यंत को भला बुरा कहती है तो क्या यह उचित नहीं है? क्या वो स्वागत करती कि बहुत अच्छा किया आपने, आर्यपुत्र आइए, आपका स्वागत है, मुझे शादी करके इतने दिनों तक आप जंगल में छोड़ दिए, मैं भटकती रही, आपका बहुत बहुत आभार। क्या ऐसा शकुंतला कहती तो ठीक था? दूसरे उदाहरण के तौर पर अगर रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में छोड़ दिया और सीता भावावेश में आकर के आर्यपुत्र ना कह करके राजा कही हैं,
इसके आधार पर हम सीता को अनपढ़ गंवार तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस समय के सबसे तपस्वी, धर्मशास्त्र के ज्ञाता, परम ज्ञानी राजा जनक की सुपुत्री, परम ज्ञानी सीता से तो ऐसा नहीं सहा जा सकता। और उनके क्षमाशील स्वभाव के बारे में तो सभी जानते हैं। यहां तक कि उससे वाल्मीकि जी भी दुखी होकर के अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। उनके द्वारा कहे गए अनपढ़ गंवार, उनके जो कटुवचन है, इसके आधार पर सीता को अनपढ़ गंवार कहना, क्या ये एक कुलीन स्त्री के नहीं है? लेखक ये कहना चाहता है कि स्त्रियों को शिक्षा देने पर या पढ़ने लिखने पर कोई अनर्थ नहीं होता है। अगर होना होता है तो वह पुरुषों से भी होता है और स्त्रियों से भी होता है। इसमें शिक्षा का कोई दोष नहीं है। समाज में घटित होने वाली घटनाएं, दुराचार, अत्याचार वो किसी भी व्यक्ति से हो सकते हैं। ये चरित्र पर निर्भर करता है, स्वभाव पर निर्भर करता है, ये शिक्षा पर नहीं निर्भर करता है। तो हमें चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, हमें व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा को दोषी नहीं करार देना चाहिए। और हमेशा सदा से ये मैं कहता आ रहा हूं कि स्त्रियों को सदा शिक्षा और शिक्षित होना चाहिए। जो लोग प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा को जरूरी नहीं मानते थे, वह तो इतिहास जानते नहीं है, या समझ कर अपराध कर दंड देना चाहते हैं कि लोग स्त्रियों को शिक्षित करने के पक्ष में नहीं है। वह समाज का बुरा करने के साथ ही साथ समाज के विकास के कार्य में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में खड़ा होना चाहते हैं। लेखक का मानना है कि शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है। शिक्षा पढ़ने लिखने के अलावा अनेक विषयों को सीखने में सहायक है। अगर वर्तमान शिक्षा प्रणाली स्त्रियों के संदर्भ में ठीक नहीं है तो हमें यह चाहिए कि उस शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। स्त्रियों को कितना शिक्षा मिलना चाहिए, क्या शिक्षा मिलना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, कब शिक्षा मिलनी चाहिए, इस पर तर्क होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिए शासन और प्रशासन की तरफ से। और यह कहना कि स्त्री शिक्षा और स्त्रियों को पढ़ना अनर्थ का कारण होता है और उनकी पढ़ाई घमंड का कारण और परिवार की सुख शांति नष्ट करने का माध्यम होता है, ऐसा सर्वथा अनुचित है और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। स्त्रियों को सदा पढ़ना चाहिए, तभी समाज, स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, क्योंकि वही माँ अपने बच्चे को गाइड करती है जो शिक्षित होती है। तो बच्चों, इस एक छोटे से व्याख्यान के माध्यम से स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों के खंडन का जो व्याख्यान प्रस्तुत किया है, ये निश्चित ही बहुत ही उपयोगी और आधुनिक समाज में बहुत ही उपयोगी है और खास करके स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा ये प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और मेरा भी ये मानना है कि किसी भी कंडीशन में बच्चे और बालक और बालिकाओं में भेद नहीं किया जाना चाहिए और दोनों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा दोनों को देना चाहिए। हाँ, यह निश्चित करना चाहिए कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, कब दी जाए, क्यों दी जाए और कैसे दी जाए, इस पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो समाज के हित में होगा, समाज के विकास में होगा, देश के हित में होगा और समरसता बनी रहेगी। पारिवारिक सामाजिक जीवन की जो धारा है वो अबाध रूप से चलती रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा
आता है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।